टॉपिक है अपने निषेचन फर्टिलाइजेशन। लास्ट पढ़ा था अपन ने कि अंडोत्सर्ग अवस्था के द्वारा क्या हो रहा है, एक अंडाणु यानी कि द्वितीयक oocyte रिलीज हो जाता है और उसके अंतर्गत है अगुणित केंद्रक, यानी कि ये जो शुक्राणु है, ये शुक्राणु कहाँ पहुंचेगा, वीर्यसेचन प्रक्रिया के माध्यम से योनि के तक पहुंचेगा और योनि में वहां से योनि मार्ग के द्वारा अंडवाहिनी तक पहुंच जाएगा ये। और अंडाशय से क्या होगा, जो अंडाणु है वो रिलीज होके और अंडवाहिनी में पहुंचेगा। तो यहाँ क्या ध्यान रखना अपने को, जो लास्ट कंडीशन अपन ने पढ़ी थी वो थी अपने पास में, एक तो था द्वितीयक oocyte, संरचना में था अपने पास में द्वितीयक oocyte, और इस द्वितीयक oocyte के बाहर एक लेयर पाई जा रही थी, जिस लेयर को अपन क्या करें हैं, द्वितीयक oocyte के बाहर एक पारदर्शी लेयर पाई जाती है, जिसको क्या करें, जोना पेलुसिडा, जिसका नाम क्या है, जोना पेलुसिडा। और इस जोना पेलुसिडा के बाहर कणिकीय या पुटकीय कोशिकाओं की एक परत पाई जा रही है, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, कोरोना रेडिएटा। तो ये एक जिसको अपन अंडाणु कह रहे हैं उसकी संरचना है। अंडाणु अभी किस अवस्था में है, द्वितीयक oocyte की अवस्था में है। अंडाणु का जो रूप है वो ध्यान रखना है, द्वितीयक oocyte। क्या क्या चीजें बता दी है, सबसे अंदर ही अंदर तो क्या नाम दे रखा है मैंने, द्वितीयक oocyte। इसको क्या करें, द्वितीयक oocyte। द्वितीयक oocyte के बाहर एक परत है जिसको अपन कह रहे हैं जोना पेलुसिडा। उसके बाहर एक परत और पाई जा रही है जो है पुटकीय कोशिकाओं की या कणिकीय कोशिकाओं की, जिसका नाम है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। अब यहां आएगा कौन, शुक्राणु। जैसे सपोज करो, जैसे एक शुक्राणु का माध्यम बना रहा हूं मैं, जैसे आगे आगे वाला भाग तो क्या था, शीर्ष भाग था, उसके पीछे ऐसी संरचना मिल रही है जिसको अपन एक डायग्राम के माध्यम से इसे दिखा रहे हैं। अब विशेष ध्यान रखना है, सबसे पहले जो अंडाणु है यानी जो द्वितीयक oocyte है, ये एक हार्मोन रिलीज करेगा। ये तो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। और शुक्राणु क्या रिलीज करेगा, एंटी फर्टिलाइजिन। एंटी फर्टिलाइजिन ध्यान रखना विशेष। इन दोनों के कारण, दोनों ही क्या है, ये प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन है। और हमेशा ध्यान रखना है, जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। यानी कि अंडाणु के द्वारा रिलीज किया गया फर्टिलाइजिन प्रोटीन और शुक्राणु के द्वारा रिलीज किया गया एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन, जिसके कारण दोनों क्या होंगे, नजदीक आ जाएंगे। इसके बाद में इस शुक्राणु के आगे आगे वाला भाग क्या बताया था, ये जो वाला हिस्सा है इसको अपन ने नाम दिया था एक्रोसोम। एक्रोसोम, ये एक्रोसोम दो चीजें रिलीज करता है। एक तो बताया था स्पर्म लाइसिन, स्पर्म लाइसिन, और साथ में ही या हाइल्यूरोडिनेज,
यानी 2 एंजाइम, यहाँ क्या बताया था, एक्रोसोम एंजाइमों से भरा हुआ है। दोनों ने यानी कि अपनी अपनी एक प्रोटीन रिलीज की, जिसके कारण ये क्या हो गई, आकर्षित हो गई, यानी कि एक दूसरे के नजदीक आने लग गई। और जैसे ही एक्रोसोम नजदीक आता है, वो क्या करता है, स्पर्म लाइसिन या हाइल्यूरोनिडेज यानी कि एंजाइम रिलीज करता है, जिसके कारण ये जो बाहर वाली जो लेयर है, यानी जो कोरोना रेडिएटा है, ये गल जाएगी, यानी कि नष्ट हो जाएगी। उसके बाद में कौन सी लेयर आ गई, जोना पेलुसिडा, तो ये भी क्या हो जाएगी, गल जाएगी। और जो शुक्राणु है, ये अपना 2 हिस्सा यानी एक्रोसोम और जो सिर वाला हिस्सा है, उसको किसके अंदर डाल देगा, इस अंडाणु के अंदर। इसका केंद्रक कैसा था, अगुणित, और इसका केंद्रक भी कैसा है, अगुणित। दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसी प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, निषेचन। यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा, नर और मादा नर में क्या था, शुक्राणु, फीमेल में अंडाणु। कैसा था ये, अगुणित। अंडाणु भी कैसा है, अगुणित। दोनों जुड़ेंगे तो इस जुड़ने की प्रक्रिया को क्या करें, निषेचन, या इसी को अपन कह सक रहे हैं युग्मक संलयन। युग्मक संलयन, क्योंकि इसको अपन क्या कहते हैं, मादा युग्मक, मादा युग्मक, और इसको क्या करें, नर युग्मक। तो इस प्रक्रिया को अपन युग्मक संलयन भी कहते हैं या निषेचन भी कहते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, युग्मनज, जिसको करें जायगोट। और ध्यान रखना, जायगोट हमेशा कैसा होता है, द्विगुणित, 2n। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 23। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 23। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 46। अब विशेष ध्यान रखना है तुम्हारे को, अपन ने जो लास्ट पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि जो अंडाणु है वो द्वितीयक oocyte की अवस्था में रिलीज हो रहा है। निषेचन होने से जस्ट पहले क्या होता है, इसका जो मियोसिस सेकेंड है वो पूरा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एक अंडाणु और एक ध्रुवीय बॉडी बनती है। तो वो जो ध्रुवीय बॉडी बन रही है वो सेकंड वाली, वो कहां बन रही है, निषेचन वाली जगह में, यानी निषेचन से जस्ट पहले। तो विशेष ध्यान रखना है, तुम्हारे को क्वेश्चन पूछ लेते कई बार, प्रथम ध्रुवीय बॉडी का निर्माण कहां होता है, वो होता है अंडाशय। और द्वितीयक ध्रुवीय बॉडी का निर्माण कहां हो रहा है, अंडवाहिनी में, क्योंकि ये निषेचन की जो प्रक्रिया है ये कहां हो रही है, अंडवाहिनी में। निषेचन की यदि अपन प्रक्रिया बताएगी जगह कहाँ है, तो जो अपन फीमेल वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं, फीमेल वाले हिस्से में अपन ने पढ़ा था 2 चीजें हैं। ऐसी संरचना पढ़ी थी अपन ने, और ये जुड़ा हुआ अंडाशय से। इसके मैंने 3 नाम बताए थे। आगे वाला हिस्सा है, इसको बोल रहे इन्फंडिबुलम। जो बीच वाला हिस्सा है उसको बोल रहे एम्पुला या तुम्बिका। और जो तीसरा हिस्सा था, यानी जो गर्भाशय के पास में है, उसको करें इस्तमस या संकीर्ण पथ। तो जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो एक्चुअल में कहाँ होती है, एम्पुला तुम्बिका। यदि और विशेष गहराई में जाए तो जो पहला भाग है इन्फंडिबुलम और जो दूसरा भाग है एम्पुला तुम्बिका, उनका जो जंक्शन है वहां पे हो रहा है। एग्जैक्ट फिक्स लोकेशन बताए तो ये वाला हिस्सा तो क्या था, इन्फंडिबुलम, जिसको कीपक भी कह रहे हैं। और ये वाला हिस्सा क्या था, एम्पुला या तुम्बिका। और जो तीसरा हिस्सा बताया था वो बताया था इस्तमस या संकीर्ण पथ। तो इन दोनों का जो जंक्शन है, यानी कि वास्तविक रूप से जो निषेचन है वो यहीं पे हो रहा है। और ये पोजीशन कौन सी है,
जंक्शन, जंक्शन का मतलब मिलान बिंदु या क्षेत्र, जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम। यदि 3 नाम आ जाए, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे अंडा से दिया हुआ है, या जैसे इन्फंडिबुलम या एम्पुला, और या दिया हुआ इस्थमस, तो फिर अपने को बताना है ऑप्शन कहाँ, एम्पुला या तुम्बिका। और यदि ऑप्शन में इनका जंक्शन वाला दे रखा है और दूसरे ऑप्शन में इन्फंडिबुलम दे रखा है, तीसरे में एम्पुला दे रखा है और फिर इस्थमस दे रखा है, तो फिर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इन्फंडिबुलम। विशेष चीज अपने को क्या ध्यान रखनी है, अंडाणु और शुक्राणु दोनों एक साथ आने चाहिए, तभी जाकर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। दोनों एक साथ नहीं आएंगे तो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। यहां लाख अपन ने पढ़ा था कि एक बार में जो मेल है वो यानी 20 से 30 लाख शुक्राणुओं का स्खलन करता है। तो यानी कि कितने शुक्राणु आके और इसको निषेचित करें यानी अंडाणु को, तो कितना करता है, 1। तो यानी कि मैं निषेचन के लिए क्या कह सकता हूं, 1 शुक्राणु और 1 अंडाणु का युग्मन या जुड़ना। शुक्राणु कितने रहेंगे, 1। निषेचन प्रक्रिया में 1 शुक्राणु उपयोग में आता है, लाखों में से कितना, केवल 1। तो ध्यान रखना, जब 1 शुक्राणु उपयोग में आ रहा है तो ऐसी प्रक्रिया को कह रहे हैं मोनोस्पर्मी, यानी जब 1 अंडाणु को 1 शुक्राणु ही क्या करे, निषेचित कर दे, तो उस कंडीशन को करें मोनोस्पर्मी। तो यानी कि मानव के अंदर कैसी प्रक्रिया हो रही है, मोनोस्पर्मी। और जब 1 से अधिक शुक्राणु निषेचन प्रक्रिया में भाग ले लेते हैं तो उस कंडीशन को करें हैं पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी। तो ये प्रक्रिया भी हो सकती है। तो इसके लिए यानी कि इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, जैसे ही 1 शुक्राणु प्रवेश करता है तो वो क्या करता है, यानी कि इन यहाँ जो छिद्र बनाया था, रास्ता बनाया था, वो रास्ता वापस क्या करता है, तैयार करता जाता हो, जिसके कारण दूसरे शुक्राणु इसमें प्रवेश नहीं कर पाए। तो ये कौन रोकेगा, जैसे निषेचन होगा तो एक निषेचन झिल्ली बनेगी, वो निषेचन झिल्ली क्या करेगी, जो रास्ता बना था उस रास्ते को क्या कर देगा, वापस पैक कर देगी, जिससे कि अन्य जो दूसरे शुक्राणु हैं वो इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सके। तो 3-4 चीजें ध्यान रखनी तुम्हारे को। निषेचन किसको कह रहे हैं, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन या नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन। कहां पे हो रहा है, इन्फंडिबुलम और एम्पुला के जंक्शन पर, या और अपन अलग अलग नाम ले तो एम्पुला या तुम्बिका। ये किसका हिस्सा, अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब, इसी में निषेचन हो रहा है, इसलिए इसको क्या करें, निषेचन नलिका भी कह रहे हैं। निषेचन के फलस्वरूप क्या बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा, जो एक द्विगुणित संरचना है। दोनों युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या थी 23, तो युग्मनज में हो जाएगी गुणसूत्रों की संख्या 46। निषेचन के दौरान क्या होता है, कुछ हार्मोन एंजाइम ध्यान रखने अपने को। तो सबसे पहले तो अंडाणु के द्वारा तो रिलीज किया जाता है फर्टिलाइजन प्रोटीन, और शुक्राणु के द्वारा रिलीज किया जाता है एंटी फर्टिलाइजन प्रोटीन, जिनके कारण ये दोनों क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, यानी कि नजदीक आ जाते हैं। नजदीक आने के बाद में शुक्राणु अपने एक्रोसोम भाग के द्वारा क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है, जो 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो स्पर्म लाइसिन हो सकता है या हाइल्यूरोनिडेज हो सकता है। इनका काम क्या है, जो द्वितीयक oocyte के चारों तरफ जो झिल्लियां बनी हुई है, लेयर बनी हुई है, उनको गलाने का यानी कि नष्ट करने का काम करता है, यानी कि इनको भेद देता है, यहाँ से रास्ता बनाने का काम करता है। तो सबसे बाहरी बाहर कौन है, जोना पेलुसिडा, उसके अंदर कौन सी है,
सॉरी सबसे बाहर है कोरोना रेडिएटा, उसके बाद में जोना पेलुसिडा। तो सबसे पहले तो कोरोना रेडिएटा को भेदेगा ये, उसके बाद में किसको, जोना पेलुसिडा। इस कोरोना रेडिएटा के बाहर भी एक कोई संरचना थी जो कहां रह गई, वो तो बदल चुकी है अब किसमें, कार्पस ल्यूटियम में। ग्राफियन पुट्टिका पढ़ा था, उसी में तो ये संरचना पड़ी हुई थी। तो एलएच हार्मोन आया था और उसने ग्राफियन पुट्टिका को तोड़ दिया, जिसके कारण ये संरचना तो निकल के बाहर आ गई और जो बची हुई संरचना थी वो कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गई। तो इनका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब ये संरचना तो हो गई, यानी कि युग्मनज बन गया। यहीं से दो चीजें स्टार्ट होनी है अब, एक तो है अंतरोपण और एक है बुर्णीय परिवर्धन। तो पहले मैं बता रहा हूं बुर्णीय परिवर्धन, यानी कि युग्मनज से बुर्ण कैसे बनेगा। तो हेडिंग है अपने पास में बुर्णीय परिवर्धन, बुर्णीय परिवर्धन। देखो यहां कुछ प्रक्रिया ध्यान रखनी है तुम्हारे को। सबसे पहला निषेचन के फलस्वरूप क्या बन चुका है, युग्मनज जायगोट बन गया है। और वो युग्मनज जायगोट कहां बना है, यहां पर। इसको क्या कह रहा हूं मैं, युग्मनज जायगोट। इन्हीं स्टेप को थोड़ा सा डिटेल में इधर लिख रहा हूं मैं। सबसे पहली स्टेप तो क्या है, अपने पास में बन गया युग्मनज। यहां से ध्यान रखना है, युग्मनज द्विगुणित संरचना है। ये क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, संख्याएं बढ़ती है, गुणसूत्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। तो एक से कितने बन जाएंगे, एक से बन गए दो, फिर समसूत्री विभाजन होगा, दो से बन गए कितने, चार, फिर समसूत्री विभाजन होगा, चार से कितनी बन जाएगी, आठ, फिर समसूत्री विभाजन होगा और आठ से कितनी बन जाएगी, 16, यहां ध्यान रखना है, यानी कि जो ये संरचनाएं बदल रही है, ये धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही है। यानी कि जो समसूत्री विभाजन हो रहा है युग्मनज के अंतर्गत, तो इसी प्रक्रिया को अपन क्या करें, विदलन। यानी कि यहां से लेके और यहां की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या करें, विदलन। विदलन का मतलब क्लीवेज, विदलन क्लीवेज। और इसके फलस्वरूप जो ये ऐसी कोशिकाओं की संरचना बन रही है, इनको क्या करें हैं, ब्लास्टोमियर्स। इनका क्या नाम हो गया, ब्लास्टोमियर्स। कोरक खंड, हिंदी में क्या करें इनको, कोरक खंड। विशेष ध्यान रखना है, जो 16 कोशिकीय संरचना है,
उसको क्या करें हैं मोरूला। जो 16 कोशिकीय संरचना है इसका नाम क्या है मोरूला। 8 से लेके और 16 वाली जो संरचना है उसको करें मोरूला। और यदि 16 वाली और डिवाइड हो जाएगी तो कितनी बन जाएगी 32, और 32 वाली को कहेंगे गेस्ट्रूला, सॉरी ब्लास्टूला। 16 वाली को करें मोरूला और 32 वाली को करें ब्लास्टूला। तुम्हारे बुक में एक का ही नाम दिया हुआ तो ध्यान रखना 16 वाली जो संरचना है उसका नाम है मोरूला। इन्हीं को मैं यहाँ थोड़ा सा स्टेप वाइज यहाँ बता दूं, यानी कि जो जंक्शन था वहां युग्मनज बना था, युग्मनज से धीरे धीरे विभाजन होते हुए कितनी बन गई 2 वाली, 2 से 4 वाली संरचना बन गई, 4 से 8 वाली संरचना बन गई, और 8 से 16 वाली संरचना बन गई। और ये धीरे धीरे कहाँ तक आ गया इस तमस यानी गर्भाशय के यहाँ तक पहुंच गया। ये संरचना यानी विभाजन भी होता जा रहा है और धीरे धीरे आगे गति भी करता हुआ जा रहा है। तो जो विभाजन की प्रक्रिया उसको अपन कह रहे हैं विदलन। जो संरचनाएं बनेगी उनका नाम रहेगा ब्लास्टोमियर्स। जो 16 कोशिकीय वाली संरचना है उसका नाम रहेगा मोरूला। अब होता क्या है, जो गर्भाशय है उस गर्भाशय में अपन ने 3 लेयरें पढ़ी है। गर्भाशय में कितनी लेयरें पढ़ी थी 3। जो तीसरी वाली थी उसका नाम था एंडोमेट्रियम। तीसरी वाले का क्या नाम है एंडोमेट्रियम। जो 16 कोशिकीय वाली संरचना थी मोरूला थी, वो आगे जाके एक और विशेष संरचना बना देती है जिसका नाम रहेगा ब्लास्टोसिस्ट। तो इसमें ध्यान रखना तुम्हारे को, इसमें 2 चीजें हैं। ऐसी संरचना रहेगी जिसमें एक बाहर तो आवरण बना हुआ है, और बीच में कोशिकाओं का एक समूह मिल रहा है। जो बाहरी आवरण है इस बाहरी आवरण को तो क्या करें ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट। और जो अंदर वाली संरचना है जो कोशिकाओं का समूह है इसको करें इनर सेल मास। इनर सेल मास। और इस इनर सेल मास में एक विशेष कोशिका पाई जाती है जिसको कहा जाता है स्टेम सेल। स्टेम कोशिका जो क्या करती है भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण करती है। यानी कि जो इंटर सेल मास है यही आगे जाके क्या बनाएगी भ्रूण बनाएगी। और जो ट्रोपोब्लास्ट है ये बाह्य भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण करेगा। एक्स्ट्रा जो भ्रूणीय झिल्लियां हैं उनका निर्माण करेगा, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण करेगा जिनकी संख्या रहेगी 4। तो ऐसी संरचना को अपन क्या करें, यहां तो कहा था ब्लास्टोमियर्स और यहां इसका नाम हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। तुम्हारे को ध्यान रखना है ब्लास्टोसिस्ट में बाहर तो क्या है ट्रोपोब्लास्ट और अंदर क्या है इनर सेल मास। जो ट्रोपोब्लास्ट है ये क्या बनाएगी आगे ये बनाएगी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली या आवरण। ये क्या बनाएगा भ्रूण यानी एम्ब्रियो। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां 4 प्रकार की होती है। पहली है पीतक कोष,
दूसरी है कोरियोनिक, तीसरी है एमनियोटिक या एमनियोन, और चौथी है वेंटेलाइन या वेंटालाइन। कितनी? जो ट्रोपोब्लास्ट है वो 4 अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां बनाएगा, जिनके नाम है पीतक कोष, कोरियोनिक, एमनियोटिक या एमनियोन, और चौथी है वेंटालाइन या वेंटेलिन। इनमें से जो 2 है कोरियोनिक और वेंटालाइन, ये दोनों मिलके और एक उत्तकीय संरचना बना देगी। उस उत्तकीय संरचना को ही अपन क्या नाम देंगे? अपरा या प्लेसेंटा कहेंगे। और यही किससे जुड़ी हुई रहेगी? भ्रूण से। अपरा या प्लेसेंटा का निर्माण हो गया है तो इसका मतलब कि क्या हो गई है? प्रेगनेंसी यानी सहगर्भता प्रारंभ हो गई है। एक मैंने बीच में टर्म कही थी अंतरोपण, इम्प्लांटेशन, वो क्या चीज रह गई? यानी कि जो लास्ट बना था कौन सा? ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? यानी कि यहां पर मैं बना देता हूं ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें चारों तरफ तो क्या था? ट्रोपोब्लास्ट, और बीच में क्या था? इनर सेल मास। यहां तक की प्रक्रिया तो क्या होती? विदलन का कार्य चल रहा था। विदलन के फलस्वरूप लास्ट में क्या बन गया? ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट कहां? गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम है उस एंडोमेट्रियम में क्या होता है? धंस जाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं? अंतरोपण, इम्प्लांटेशन कह रहे हैं। होता क्या है? ये गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम है ये धीरे धीरे इसको क्या कर लेता है? चारों तरफ से कवर कर लेता है और इसको अंदर खींच लेता है, जिसके कारण ये पूरी संरचना कहां चली गई? इस गर्भाशय के अंदर। यहां एक और विशेष चीज ध्यान रखनी है कि जब कार्पस ल्यूटियम बना था तब उसने एक हार्मोन रिलीज किया था, प्रोजेस्टेरोन। वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आके और यहाँ क्या कर रहा था? पहले एडवांस में इस गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम है इसको तैयार कर रहा था, यानी कि इसको मोटा कर रहा था, जिससे कि ये आने वाली संरचना यहाँ आसानी से विकसित हो सके। यहाँ क्या रक्त का स्राव बढ़ गया था, यहाँ जो पोषण है वो स्टोर हो गया था, जो अब क्या करेगा? इसको सब मिलेगी चीजें। तो यहाँ अंदर धंसने की जो प्रक्रिया है उसको तो कह रहे हैं अंतरोपण, यानी कि ये यहाँ इसमें प्रवेश कर जाता है इसे, तो इस घटना को कहेंगे अंतरोपण। इम्प्लांटेशन। उसी के बाद में ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है, भ्रूणीय परिवर्धन, यानी कि अंदर चला गया। ये अंदर कौन गया था? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में 2 चीजें थी, बाहर तो था ट्रोपोब्लास्ट और अंदर था इनर सेल मास। यहां दोनों के कार्य बताए मैंने। इनर सेल मास तो क्या बनाएगा? भ्रूण। और जो ट्रोपोब्लास्ट है वो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां बनाएगा। उन झिल्लियों के नाम है 4: पीतक कोष, कैरियोनिक, एमनियोटिक, वेंटालाइन। इनमें से 2 झिल्लियां कौन सी? एक तो है कोरियोनिक और एक है वेंटालाइन या वेंटेलिन। ये दोनों मिलके और एक उत्तक की संरचना बना देगी। उस उत्तक की संरचना को नाम देंगे अपरा या प्लेसेंटा। और ये अपरा और प्लेसेंटा ही किससे जुड़ा हुआ रहेगा? भ्रूण से। तो यहां अपरा क्या है ये तो पता लग गया। अब ध्यान रखना, अपरा के कुछ कार्य हैं। तो अपरा ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है, पहली बात तो किसको? भ्रूण को। रक्त का जो संचार है वो भी कौन कर रहा है? ये अपरा ही कर रहा है। यानी 2 चीजों को तो अंदर लाने का काम करेगी ये, और 2 चीजों को बाहर निकालेगी। तो अंदर तो किसको ला रहा है? एक तो ऑक्सीजन और एक है पोषण या रक्त की सप्लाई कर रहा है। दूसरा जो ये भ्रूण होगा ये जैसे शोषण करने लगेगा तो CO2 निकलेगी,
तो उस CO2 को बाहर निकालने का काम भी कौन करेगा? अफरा करेगा। और जो भ्रूण के द्वारा कोई जो उत्सर्जी पदार्थ होगा उसको भी बाहर निकालने का काम कौन करेगा? अफरा या प्लेसेंटा ही करेगा। ये तो चार तो कार्य हैं। इसके अलावा 4 हार्मोन रिलीज करता है। मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, मानव कोरियोनिक हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये 4 हार्मोन रिलीज करता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि अफरा के द्वारा कौन से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। तो 4 हार्मोन के नाम तुम्हारे को ध्यान रखना। इसके साथ साथ ही यानी कि एक रिलैक्सिन हार्मोन भी रिलीज होता है। वो रिलैक्सिन हार्मोन किसमें मदद करेगा? इसकी प्रसव प्रक्रिया, यानी कि भ्रूण से क्या बन जाएगा? शिशु बन जाएगा। उस शिशु की जो डिलीवरी होगी वो रिलैक्सिन हार्मोन के द्वारा ही होगी। और ये गर्भावधि के लगभग अंत में रिलीज होगा, क्योंकि 9 महीने बाद में क्या होनी है? डिलीवरी होनी है। तो गर्भावधि के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का मतलब होता है लगभग खत्म होने में, यानी कि लगभग 8वां महीना 9वां महीना चल रहा होगा ना, तब जाके रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होगा। और वही क्या करेगा? उस शिशु की डिलीवरी, यानी कि जो प्रेगनेंसी वाला जो हिस्सा चल, प्रसव की प्रक्रिया हो रही है, उसमें मदद करेगा। तो कितने बता दिए अफरा से रिलेटेड? 4 हार्मोन के नाम और 4 ही कार्य। और एक विशेष जानना, रिलैक्सिन हार्मोन जो क्या करेगा? प्रसव प्रक्रिया में मदद करेगा। अब ये यानी कि अंदर तो पहुंच गया। अब यहां से भ्रूण से क्या बनना है? शिशु बनना है। इसमें कितना समय लग जाएगा? 9 महीने का समय लगेगा। दिनों में बात करें तो 270 से लेके 290 दिन का समय लगेगा। इस अवधि को अपन क्या करेंगे? गर्भावधि या गर्भावस्था कहेंगे। तो यहां यानी प्रत्येक माह के अनुसार कुछ बदलाव होते जाएंगे। पहला जो यानी कि गर्भावधि या गर्भावस्था, कितना समय लग रहा है इसमें? 9 माह का। 9 माह को अपन बता सकते हैं 270 से लेके 290 दिन। 9 माह को तिमाही का मतलब समझ गए? 3 माह के अनुसार कितने हिस्सों में बांट दिया? 3 में। 3 माह के 3 हिस्से हो गए। 3 माह, 3 माह और फिर 3 माह। तो इसको कह रहे हैं प्रथम तिमाही। इसको कह रहे हैं द्वितीय तिमाही। और इसको कह रहे हैं तृतीय तिमाही। तो तिमाही वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि जो 9 माह है उनको 3 माह के 3 समूहों में बांट गया, तो उसको कह दिया अपने तिमाही। प्रथम तिमाही में भी कितने महीने? 3 महीने। प्रथम माह, प्रथम माह के अंतर्गत क्या होता है? हृदय, हार्ट का निर्माण हो जाता है। इस हृदय की जो धड़कन है, उस धड़कन को अपन सुन सकते हैं आसानी से। किसकी सहायता से? स्टेथोस्कोप। यानी जो डॉक्टर कानों में लटका के रखता है ना, उसका नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। जो लगा लगा के सुनता है, तो वो क्या सुनता होगा? हृदय की धड़कन। तो प्रथम माह में निर्माण हो गया किसका? हृदय का। और हृदय की धड़कन को आसानी से सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप की सहायता से। जो दूसरा माह है, दूसरे माह में पैर और अंगुलियों का निर्माण हो जाता है। पैर और अंगुलियां बन जाती है। जो तीसरा माह है, इसमें लगभग सभी अंग विकसित हो जाते हैं।
चौथा माह तुम्हारे को ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, लगभग यानी कि जो भ्रूण है उसके अंदर सभी अंग विकसित हो जाते हैं प्रथम तिमाही बाद, दूसरी तिमाही बाद, तीसरी तिमाही बाद। तो 3 महीने के तुम्हारे को सीक्वेंस ध्यान करनी, 1 से 9 महीने में क्या क्या बदलाव हो रहा है, उनको टुकड़ों में बांट देना। 3-3 महीने में क्या वर्ड पूछ रहा है उसके अनुसार निकाल लेना। चौथा माह, पांचवा माह, छठा माह, सातवां माह, आठवां माह और 9वां माह। विशेष चीज ध्यान रखनी है, भ्रूण प्रथम बार गतिशील होगा। कौन से में? 5वें माह के लगभग अंत में। सिर के ऊपर बाल भी आ जाएंगे, सिर के ऊपर बाल आने लग जाएंगे। कौन से में? 5वें माह में। और जहां जहां भी शरीर पे बाल बनने हैं वो 6 माह तक में क्या हो जाएंगे? बन के और खत्म हो जाएंगे। प्रथम तिमाही के अंत तक जो भी जनन अंग की संरचना है वो दिखने लग जाएगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो 3 माह में कितने हो गए? सप्ताह। 1 माह में कितने सप्ताह है? 4। तो यहां सप्ताह भी ध्यान रखना, 1 माह में कितने सप्ताह काउंट करेगा ये? 4 सप्ताह। तो सप्ताह के अनुसार भी पूछ सकता है। तो तुम्हारे को ध्यान रखना, ये इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है और ये काम हो जाता है 5वें माह में। तो यानी कि ऐसे धीरे धीरे करके और प्रत्येक सप्ताह में, प्रत्येक माह में एक एक काम होते 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 यानी कि पूरा क्या बन जाएगा? शिशु बन जाएगा। और उसके बाद में एक और प्रक्रिया होगी, प्रसव की प्रक्रिया। कुछ हार्मोन आएंगे, वो गर्भाशय में क्या करेंगे? संकुचन करेंगे, यानी कि एक दर्द उत्पन्न होगा। उस दर्द के माध्यम से क्या होगा? ये शिशु क्या होगा? धीरे धीरे यानी कि योनि जो गर्भाशय गिरवा है उसकी तरफ आने लगेगा और जनन मार्ग के माध्यम से क्या होगा? योनि से बाहर आ जाएगा। उसी प्रक्रिया को अपन कहेंगे प्रसव प्रक्रिया। तो वो अलग टॉपिक रह गया। यानी इसी घटना के बीच में तुम्हारे को ध्यान रखना है, लिंग निर्धारण। मानव के अंदर लिंग का पता भी इसी दौरान हो जाता है, जब निषेचन चल रहा होता है उसी के समय क्या होगा? लिंग निर्धारण की प्रक्रिया ध्यान रखनी है। ऐसे तो अलग टॉपिक पढ़ेंगे, वो बाकी सब में पढ़ेंगे, अभी यहाँ केवल मानव का पढ़ेंगे। तो मानव में लिंग निर्धारण कैसे होगा? देखो, फीमेल और मेल दो चीजें हैं। मेल और फीमेल। मेल के अंदर कितने हैं गुणसूत्र? 44 प्लस एक्स और वाई। फीमेल के अंदर कितने हैं? 44 प्लस एक्स एक्स। मेल के अंदर कितने हैं? 44 प्लस एक्स वाई। और फीमेल के अंदर है 44 प्लस एक्स एक्स। गुणसूत्र का अलग टॉपिक पढ़ेंगे अपन। थोड़ा सा बता देता हूं, गुणसूत्र 2 प्रकार के हैं। गुणसूत्र 2 प्रकार के हैं। एक को कह रहे हैं अलिंग गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र। इनको कह रहे हैं ऑटोजोम या ऑटोसोम। और इनकी संख्या कितनी रहती है? अभी केवल मानव की बात कर रहे हैं। इनकी संख्या है 44, यानी कि 22 जोड़े। यानी कि ऐसे गुणसूत्र जो मेल फीमेल दोनों में सेम होते हैं, संरचना में, बनावट में, संख्या में।
और जो लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे उनको कह रहे हैं अलिंग गुणसूत्र या ऑटोजोम, और इनकी संख्या हो गई 22 जोड़े, टोटल संख्या हो गई 44। दूसरा है लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र जिनको कह रहे हैं सेक्स क्रोमोजोम या एलोसोम, और इनकी संख्या कितनी होती है 2, यानी जोड़े की बात करें तो एक जोड़ा, जोड़े की बात करें तो एक पेयर। ये 2 प्रकार के होंगे, यदि मेल है तो वो कैसा है XY, और यदि फीमेल है तो वो कैसा होगा XX। यानी कि जो निर्धारण करेंगे कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा वो किसके ऊपर डिपेंड है, केवल और केवल लिंग गुणसूत्र के ऊपर। लिंग गुणसूत्र में से कौन सा आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैंने यहां लिखा है कि मेल के अंदर क्या मिल रहा है 44, तो दोनों में सेम मिलेंगे, इनको तो कहेंगे ऑटोसोम यानी अलिंग गुणसूत्र, यानी इनका लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं है। लिंग निर्धारण में योगदान किसका है, जो 23वां जोड़ा है, उस 23वें जोड़े के 2 रूप है, या तो XX हो सकता है या XY हो सकता है। यानी कि यदि थोड़ा सा एक और हिस्सा तोड़ दूं मैं, यानी 45 तो सेम है, इसमें टोटल 46 है, उसमें से 45 तो क्या है XX ही है, यहां भी एक XX तो दोनों में मिल रहा है, तो यानी कि 44 और एक एक और जोड़ दो 45 तो XX ही है। केवल डिफरेंस कहां है, यदि 46वां Y है तो वो मेल होगा, और यदि 46वां X है तो वो फीमेल होगा। जो मेल शुक्राणु बनाएगा वो शुक्राणु 2 प्रकार के बनेंगे, यानी जो नर युग्मक बनेंगे वो 2 प्रकार के बनेंगे। कौन कौन से, 22 प्लस X और 22 प्लस Y, यानी कि 50% शुक्राणुओं में तो कौन सा होगा X, और 50% शुक्राणुओं में कौन सा होगा Y। जो फीमेल बनेगी वो भी 100% क्या बनाएगी, सेम बनेंगे, 22 प्लस X होगा, इधर भी 22 प्लस X होगा, यानी कि 100% में कौन सा मिलेगा X मिलेगा। फीमेल केवल एक ही प्रकार का अंडाणु उत्पन्न करेगी, यानी गुणसूत्र की बनावट के आधार पे सभी अंडाणुओं में कौन होगा X ही होगा, और जो मेल है वो 50% में तो क्या मिलेगा X, क्योंकि अगुणित होगा तो एक ही मिल सकता उसमें, और 50% में क्या होगा Y। अब कौन सा शुक्राणु जाके जुड़ रहा है अंडाणु से उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि X वाला जुड़ जाता है तो संतति कौन सी बनेगी, 44 प्लस XX। तो XX किसके लिए बताया था, फीमेल के लिए, तो यानी ये क्या बनेगा फीमेल यानी लड़की बनेगी। यदि ये इससे जुड़ जाए, संभावना तो 2 है, यानी उधर 2 प्रकार के बने हुए हैं लेकिन है दोनों में क्या XX ही है, तो यानी कि ये भी क्या बनाएगा 44 प्लस XX ही बनेगा, तो यानी ये भी क्या होगा फीमेल लड़की ही होगी। ये यदि इससे जुड़ जाते हैं जाके तो क्या बनेंगे 44 प्लस XY, यानी मेल बनेगा यानी लड़का बनेगा।
यदि ये इससे जुड़ जाते हैं जाके तो क्या बनेगा 44 प्लस XY, यानी कि ये भी क्या बनेगा मेल बनेगा। कितने 25%, 25 25 और 25। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि लड़का और लड़की होने की जो संभावना है वो 50-50% है। ये दोनों जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 50% ही इधर है 50 ही उधर है। तो यानी कि लड़का और लड़की होने की संभावनाएं 50% है। अब क्वेश्चन ये है कि किसके द्वारा निर्धारित होगा कि लड़का है या लड़की होना है पैदा, यानी कि माँ के द्वारा निर्धारित हो पा रहा है या पिता के द्वारा हो पा रहा है। तो केवल और केवल योगदान किसका है पिता का। यदि पिता से Y गुणसूत्र आ जाता है शुक्राणु के साथ में तो यानी कि लड़का बन जाएगा, और यदि X गुणसूत्र आ जाता है तो यानी लड़की बन जाएगी। बाकी संभावना कितनी है 50-50% संभावना है। तो तुम्हारे को ये लिंग निर्धारण ध्यान रखना है मानव के अंदर। और इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं XY सिस्टम। लिंग निर्धारण पढ़ेंगे तब इस सिस्टम का जिक्र करेंगे। ये कीटों में भी पाया जाता है, मानव में तो है ही सही, मानव के साथ साथ कुछ कीटों में भी ये ऐसा सिस्टम पाया जाता है। तो यहां जो मेल है वो किस प्रकार का है हेटेरोगेमेटी, विषम युग्म की। यानी कि जो मेल है वो दो प्रकार के युग्मक बना रहा है, एक X वाला और एक Y वाला। तो यानी कि मेल यहां क्या है विषम युग्म की, और फीमेल कैसी है होमोगेमेटिक, यानी समयुग्म की। ये टर्में काम में आएगी जब लिंग निर्धारण वाला टॉपिक पढ़ेंगे अलग सेपरेट से। तो यानी कि मेल है यहां पर विषम, यानी क्योंकि इसमें X भी है और Y भी है, और जो फीमेल है उसमें दोनों ही XX है, तो यानी कि सेम ही प्रकार का युग्मक बनेगा, इसलिए उसको कह रहे हैं समयुग्म की। तो तुम्हारे को सीधा सा ध्यान रखना है, कई बार तो यही पूछ लिया जाएगा कि XY सिस्टम किसमें चल रहा है तो मानव में। फिर पूछ सकते हैं कि कौन सा जुड़ेगा, या कितनी कितनी संभावना रहेगी, कितने कितने % संभावना रहेगी, या जो युग्मक बनेगा उसमें गुणसूत्र की संख्या क्या रहेगी। ये डिटेल तुम्हारे को यहीं से पूछेंगे। तो इसके बाद में अपने इस चैप्टर में लास्ट रहेगा प्रसव प्रक्रिया और दुग्ध श्रावण। लास्ट 1 या 2 टॉपिक मान लो, आधा आधा सा टॉपिक है, उसके बाद में मानव जनन खत्म। इसी के साथ में जोड़ेंगे अपन जनन स्वास्थ्य, जिसमें से कुछ प्रक्रियाएं अपने को ध्यान रखनी है कि जैसे नसबंदी वगैरह कुछ टर्में काम में आएगी वहां से। ये मानव जनन वाला हिस्सा पूरा हो गया, मतलब कि अभी एक टॉपिक है, कल पूरा हो जाएगा ये। तो अपने को हेडिंग डालनी है निषेचन फर्टिलाइजेशन।